नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की, क्वाड की बढ़ती भागीदारी की। दरअसल भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई। बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। बैठक में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। इस क्वाड बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, बातचीत हुई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, बुनियादी ढांचे, अक्षय ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक में अंतरिक्ष में सहयोग, मैरीटाइम सिक्योरिटी, कई देशों को कर्ज के जाल में फंसाने और आतंकवाद के मुद्दे पर भी गहन चर्चा हुई। पिछले साल न्यूयॉर्क में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। न्यूयॉर्क में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई थी उस पर भी दिल्ली की इस बैठक में विचार विमर्श किया गया। क्वाड के चारों ही सदस्य देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने बैठक में अपने मत और विचारों को रखा, एक दूसरे से साझा किया। आपको बता दें कि भारत इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, जिसके कारण G20 सम्मेलन की सभी बैठकें भारत में आयोजित की जा रही हैं। क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की यह बैठक क्यों महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है, भारत और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से इसका क्या असर होगा, इस मुद्दे से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व राजदूत जितेंद्र त्रिपाठी जी। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे इंडिया फाउंडेशन के निदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच जी से। ध्रुव जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और हम बात करेंगे विदेश मामलों के जानकार विशेषज्ञ पथिकरित पाइन जी से। पथिकरित जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत जितेंद्र जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा क्वाड का है। चार महत्वपूर्ण देश भारत में चिंतन करते हैं वैश्विक स्थितियों की, और जो संयुक्त वक्तव्य एक जारी किया जाता है उसके भी खास मायने हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, इसमें आप देखें तो इस सम्मेलन के चतुर्पक्षीय सम्मेलन के बाद क्वाड के जो संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया है वो लगता है काफ़ी सोच समझकर और काफ़ी खींचतान के बाद जारी किया गया। इसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात की गई है, उसको मुक्त करने की, उसको समीकृत करने की, उसको खुला रखने की, ये सब बात की गई है। लेकिन इसमें चीन का नाम कहीं भी नहीं है जी। जबकि अभी तक के क्वाड के जितने भी सम्मेलन हुए हैं उनमें चीन का नाम आता रहा है, यहाँ तक कि और भी कई क्षेत्रीय सम्मेलनों में चीन का नाम आता रहा है। दूसरी चीज़ ये कि इसके 14वें पैराग्राफ में यूक्रेन के बारे में बताया गया। यूक्रेन के बारे में ये चिंता व्यक्त की गई है कि यहाँ के लोग, यहाँ जान माल की इतनी क्षति हुई है। ये बताया गया है कि हम किस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध हैं, यूक्रेन में लोगों को शांति वो करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन ये रूस का कहीं भी नाम नहीं लिया गया है। और ये भी नहीं किया गया, देखिए ये भी नहीं बताया गया है, जैसा कि पहले हम कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि युद्ध जो है अब ये युग युद्ध का नहीं है, बल्कि ये कहा गया है कि अब नाभिकीय हथियारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ना उनके प्रयोग की धमकी दी जानी चाहिए। और ये चीज़ जो है ये मेरे ख्याल से ये भी भारत के ही वजह से हुआ होगा, क्योंकि बिना बताए तो इसका मतलब दोनों पक्षों को, अमेरिका और रूस दोनों पक्षों के लिए ये बात मानी जाती है जी। इसके साथ ही एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि नॉर्थ कोरिया के बारे में, उत्तर कोरिया के बारे में कहा गया, म्यांमार के बारे में कहा गया कि वहाँ स्थिति खराब है, लेकिन सीरिया के बारे में कुछ नहीं कहा गया, जबकि सीरिया में अभी भी युद्ध चल रहा है। और निश्चित ही इस बैठक में उसकी बात हुई होगी, क्योंकि सीरिया रूस और अमेरिका दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता, भले ही अमेरिका ने एक तरह से अपना हाथ खींच लिया तो। लेकिन इसके साथ साथ जो और चीज़ें हैं, जैसे रेजिलियंस है, जैसे कि पर्यावरण के बारे में चिंता जाहिर की गई है, जैसे कि इसमें कनेक्टिविटी की बात कही गई है, जैसे कि इसमें दवाओं की निर्भरता की बात कही गई, वो सारी बातें
ठीक की गई हैं, जल जी। की बात की गई है, एसडीजीज जो है उनकी बात की गई है। जी। तो एक हिसाब से ये सारी चीज़ों को समावेशित तो करता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये लगता है बहुत सोच समझ के, काफ़ी खींचतान जी, के बाद। जाहिर सी बात है जितेंद्र जी, कई बार अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भले नाम लिया जाए या ना लिया जाए, कुछ मुद्दों का उपयोग करा जाए ना करा जाए, लेकिन कूटनीतिक जो भाषा होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके अपने खास मायने होते हैं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि भारत में इस समय G20 के जो विदेश मंत्री हैं, जो देश हैं, जो सदस्य देश हैं, उनके विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है और उस दौरान क्वाड के जो सदस्य देश हैं उनके विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई। पथिकरित जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस बात को, क्योंकि अगर हम संयुक्त वक्तव्य की बात करें जो चारों देशों ने मिलकर, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने जारी किया है, उसमें हम देखें तो आतंकवाद का मुद्दा एक महत्वपूर्ण है। उस पर मैं चर्चा करूंगा, ध्रुव जी से समझने की पूरी कोशिश करूंगा उस मुद्दे को। लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर जी ने जो 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उसमें लचीली आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल चुनौती और कनेक्टिविटी, इन 3 मुद्दों पर खास जोर दिया है। इन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? क्यों ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी का और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के मिनिस्टर का, क्योंकि बहुत पहले से उन लोगों ने तय कर लिया था, आज से नहीं बहुत पहले से, कि ये क्वाड का जो फॉर्मेशन है वो दैट शुड नॉट बी अगेंस्ट एनी कंट्री। तो क्वाड किसी के खिलाफ नहीं है। क्वाड दूसरे बहुत सारे पहलू है उसको सॉल्व करने के लिए है, और इसीलिए आपने भी सही कहा कि रशिया का नाम पहले से भी इंडिया वाज ऑलवेज अगेंस्ट, क्योंकि नेटो के वजह से क्या हो रहा है हम लोग देख रहे हैं, पूरे यूक्रेन रशिया का लड़ाई, एक्सपेंशन ऑफ नेटो। तो क्वाड जो है ना, क्वाड का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ मिलिट्री अलायंस या मिलिट्री फॉर्मेशन नहीं है। कोविड के टाइम से शुरू होके सबसे बड़ा जो एक मुद्दा आज के जमाने में है वो है सप्लाई चेन का। ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़ी चीज है, अच्छी चीज है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में अगर आपके क्रिटिकल कंपोनेंट्स कोई और एक देश से आ रहा है, जिस अचानक आपका रिश्ता खराब हो जाता है, तो इस दौरान आपके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कंपोनेंट्स नहीं आता। जैसे रेसिलियंट सप्लाई चेन में जो बहुत 2 चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एक है सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स में बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच बहुत इश्यूज चल रहा है। ताइवान और चाइना के बीच इश्यूज चल रहा है, इसलिए, और उसमें लॉकडाउन जो चाइना में बहुत देर तक चला, इसके वजह से सेमीकंडक्टर आज के जमाने में कहा जाता है कि न्यू वर्जन ऑफ गोल्ड। बिना सेमीकंडक्टर से आपका कुछ नहीं चल सकता, ना प्लेन, ना टीवी, ना कंप्यूटर, कुछ भी। तो सप्लाई चेन ऑफ सेमीकंडक्टर, उसको स्टेबलाइज करना, 5G के ऊपर बहुत सारे चर्चा हो रहा है, क्योंकि 5G के ऊपर बहुत सारे सवाल या निशान भी है कि कितना वो ट्रस्टवर्दी है। वो इसी पे आता है द इशू ऑफ डिजिटल ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, कि जितने सारे बिग टेक कंपनीज है या टेलीकॉम कंपनीज है, हमारे पूरे जिंदगी आज उस मोबाइल फोन पर निर्धारित है। हर चीज हम मोबाइल पे स्टोर करके रखते हैं। वो सैंक्टिटी ऑफ दैट डेटा, जिसको कहा जाता है कि कितना वो सुरक्षित है, कितना उसके ऊपर जो यूज कर रहा है उसका अथॉरिटी और राइट्स है, ताकि वो कहीं और ना चला जाए, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके ऊपर भी चर्चा हुआ। तीसरी चीज है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी 2 तरह का है, एक तो वर्चुअल कनेक्टिविटी, क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना है, दूसरा है फिजिकल कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स, दैट इज अनदर थिंग। और 2 चीज जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक डिस्कशन आज हुआ, वो उसमें एक तो चीज है जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, एक तो है कि एक ग्रुपिंग बनाया गया काउंटर टेररिज्म। उसमें नहीं लगता कि मुझे यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया और जापान किसी को भी कोई प्रॉब्लम है। काउंटर टेररिज्म में बहुत ज्यादा और भी चीज करने की जरूरत है, और उसमें एक जो मुद्दा बहुत आगे आता है, जिसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री ने भी कई बार कह चुका है यूनाइटेड नेशन में, कि आज तक टेररिज्म का कोई डेफिनेशन यूनाइटेड नेशन ने तैयार ही नहीं किया। तो गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का जो एक धंधा चल रहा था बहुत देर दिन से, वो अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन में, इसके वजह से हिंदुस्तान जैसे देश बहुत ज्यादा उसको भुगतना पड़ा। आज भी उस इलाके में बहुत ज्यादा तनाव है। तो टेररिज्म के ऊपर अगर काउंटर टेरर एक मैकेनिज्म तैयार होता है बिटवीन दीज 4 कंट्रीज, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज है। और एक जो चीज है वो जिसके ऊपर आज डिस्कशन हुआ, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर तैयार करना ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। इसमें हिंदुस्तान बाकी देशों से कई आगे है इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। जिस तरह से टर्की में हिंदुस्तान ने काम किया, जिस तरह से एनडीआरएफ और आर्मी मेडिकल कोर ने जाके, दे वर द फर्स्ट टू गो एंड लास्ट टू लीव।
इसमें मुझे लगता है कि इंडिया बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। एनडीआरएफ जैसे एक स्पेशलाइज्ड डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जिसको इंडिया ने तैयार किया है, अभी 16 बटालियंस है, ये दुनिया में कहीं नहीं है, इट्स अनप्रेसिडेंटेड। तो ये एक जगह है जहां पे बहुत कुछ हो सकता है। जी। रिन्यूएबल एनर्जी में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो इंडिया ने तैयार किया प्रधानमंत्री की मुहिम से 19,000 करोड़ इन्वेस्ट हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन में प्राइवेट सेक्टर इंडिया में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है। अभी जो एक प्रॉब्लम चल रहा है कि कमोडिटी प्राइसेस बढ़ जाता है सैंक्शंस की वजह से, तेल का कीमत बढ़ जाता है, तो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज बहुत नुकसान में आ जाता है, हमको भुगतना पड़ता है सैंक्शंस की वजह से। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो इंडिया का है उसमें मेरे को लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे जगह से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने की एक पॉसिबिलिटी है। और रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब जगह पे इंडिया ने बहुत कुछ किया है। और एक चीज है, जो मैं सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहा था, लिथियम का जो डिस्कवरी अभी इंडिया में हुआ जम्मू में, इसमें इंडिया के पास डिस्कवरी तो आ गया, 7th लार्जेस्ट अभी हो गया है। लेकिन एक चीज है, मैं एक जब 30 सेकंड लूंगा कि इसमें एक चीज जो है, इंडिया के पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है उस लिथियम ओर को कन्वर्ट करके एक वो बनाने की। मुझे लगता है यहाँ पे भी बहुत इन्वेस्टमेंट होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें, अभी एज इंडिया $2 ट्रिलियन इकोनॉमी, क्वाड विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्वेस्टमेंट्स। जाहिर सी बात है, इस समय वैश्विक स्तर पे जो स्थितियां हैं उसके बीच क्वाड के सदस्य देशों का संयुक्त वक्तव्य आना और उन वैश्विक स्थितियों को एक तरह से उनको सुलझाने के लिए समाधान की दिशा में पहल करना, अपील करना, ये अपने में एक खास मायने रखता है। लेकिन एक मुद्दा जो दुनिया के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है वो आतंकवाद का है। दूसरा मुद्दा है आपदाओं का, जिस तरह से टर्की में, जिसकी तरफ पथिकरित जी इशारा कर रहे थे। ध्रुव कटोच साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आतंकवाद विरोधी कार्य ग्रुप और सहायता व आपदा राहत पहल के लिए एसओपी पर सहमति बनी चारों देशों के बीच में। एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैं मानता हूं इसको। दूसरा, आतंकी गतिविधियों में मानव रहित हवाई प्रणाली जैसी जो उभरती और विकसित हो रही टेक्नोलॉजी है, उसको लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? शुक्रिया मनोज जी। जी देखिए, जहाँ तक भारत की टेक है क्वाड के अंदर, इन चारों देशों में जो सबसे ज़्यादा टेररिज्म के साथ इम्पैक्टेड है या अफेक्टेड है वो सिर्फ भारत ही है। ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, ना तो जापान में और ना तो अमेरिका में। अमेरिका में जो भी हमले हुए थे उन्होंने अभी वो कंट्रोल कर लिया है। तो हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है वो बेसिकली इसलिए है क्योंकि एफपैक रीजन एक बहुत डिस्टर्ब रीजन रही है। और जो हमारा रीजनल नेबरहुड है, अगर आप श्रीलंका की बात करें या बांग्लादेश की बात करें या आप नेपाल की भी बात करें, ये एक रूट्स बन जाते हैं टेररिज्म के रास्तों के लिए। यानी कि अगर टेररिज्म आपने बढ़ाना है तो उसके लिए हथियार चाहिए होंगे, ड्रग्स चलते हैं, पैसा चलता है, क्राइम सिंडिकेट्स होती है। तो इसको अगर रोकना है तो दो चीज़ें मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ पर क्वाड का बहुत योगदान हो सकता है। और यहाँ पर अभी क्योंकि यहाँ पर सहमति हुई है तो बहुत बड़ा योगदान इन दो चीज़ों पर है। एक तो है इंटेलिजेंस शेयरिंग। जी, इंटेलिजेंस शेयरिंग से क्या होगा कि अगर ये चारों देश मिलकर इंटेलिजेंस शेयर करेंगे और फिर ये सर्कल जो है ये वाइडर हो जाती है। ये इंटेलिजेंस सर्कल सिर्फ क्वाड के बीच में नहीं है, ये और भी देश इसके बीच में शामिल हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है टेररिज्म को कंट्रोल करने का। दूसरा है फाइनेंसेस। अगर जब तक पूरे दुनिया के सभी देश अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कोई ना कोई लूप होल मिल जाता है टेररिस्ट को अपनी फाइनेंसिंग करने के लिए, क्योंकि कई देश इनको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि पाकिस्तान बेशक FATF के ग्रे लिस्ट से निकल गया है, लेकिन उसकी हरकतों में कोई खास तब्दीली नहीं आई है। जी। दूसरा, चीन जैसे देश भी जहां उनका फायदा होता है वो भी टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इन दोनों विषय, ये जो जहां, क्योंकि टेररिज्म का जो विषय आता है ये भारत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके ऊपर रोक लगाना या किसी हद तक इसको परसेंटेज वाइज ही कम करना, मैं समझता हूँ यहाँ पर क्वाड की बहुत बड़ी योगदान होगी। और ये इस साल नहीं, ये कई सालों से, पिछले 3-4 सालों से इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। जी। दूसरी बात, अगर आपने लिखा है कि ये पथिकृत पाइन साहब ने भी बोला है, वो HADR की जब बात की है, अभी जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस प्रकार जो कैटाक्लाइस्मिक इवेंट्स दुनिया में होने वाले हैं वो बढ़ते जाएंगे।
या तो आप सूखा देखेंगे या साइक्लोन्स देखेंगे या अर्थक्वेक देखेंगे। इस प्रकार की चीज़ें जो है वो मुझे लगता है एक तरफ से क्लाइमेट चेंज का असर इसके ऊपर आ रहा है। तो डिजास्टर किस प्रकार से मैनेज करना है ये भी एक तरफ से मैं समझता हूँ एक आने वाले सालों में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाएगा। और आखिरी बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें सभी इंटेलिजेंस एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाएंगी, ये पैंडेमिक को किस प्रकार से रोका जाए। तो पैंडेमिक में तो क्या मेडिकल फ्रेटर्निटी भी आ जाती है, लेकिन सिक्योरिटी के हिसाब से भी अगर आप देखें तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा बन जाता है, क्योंकि पैंडेमिक के जरिए भी एक तरफ से आप ये सोच सकते हैं कि टेररिज्म जो है वो फैलाया जा सकता है। जी, तो ये जो मीटिंग है मैं समझता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके क्योंकि जिस प्रकार से भारत ने इसको निगोशिएट किया है। अभी याद रखना चाहिए कि रूस और चीन के भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भारत में है, लेकिन उसके बीच में भी एक ये क्वाड मीटिंग हुई है और इसको सफलतापूर्वक आगे करा दिया गया है। और ये मैं समझता हूँ ये भारत की विदेश नीति और प्रधानमंत्री की जो पॉलिसीज हैं इसको एक तरफ से ये सफलतापूर्वक दिखाई देता है। बिल्कुल ध्रुव साहब, दिल्ली में जिस तरह से G20 देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है और जिस प्रकार से दुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज कई गुटों में बटी हुई दिखती है, ऐसे में भारत देश में आकर और संभाल कर उन सभी समस्याओं का समाधान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के लिए चुनौती बन रही हैं, सबको साथ लेकर उनका कोई एक रास्ता निकालना, यह भारत की विदेश नीति की एक खूबी है जिसको पूरी दुनिया मानती है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जितेंद्र त्रिपाठी जी, आसियान देशों के साथ सहयोग को बढ़ाने की बात कही गई है क्वाड की इस बैठक में विदेश मंत्रियों के, इसके क्या मायने हैं? क्योंकि आसियान देशों की जो भूमिका है वो कैसी होगी, कितनी महत्वपूर्ण होगी, ये भी क्वाड को और जो इसके दूसरे पहलू हैं उसको भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। देखिए मनोज जी, आसियान देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की जो बात है, अगर आप देखें तो क्वाड प्लस नाम की एक ग्रुपिंग पिछले साल बताई गई थी। उसमें क्वाड के अलावा 3 और देश, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और वियतनाम, जिसमें साउथ कोरिया और वियतनाम तो आसियान के मेंबर भी हैं। तो एक तरह से कि आसियान के 2 सदस्यों को अपने साथ में जोड़ना, हालांकि अभी वो पूरी तरह से सदस्य नहीं बने हैं क्वाड के, इसलिए क्वाड प्लस कहा जाता है, वो एक तरह से डायलॉग पार्टनर है। तो 2 लोगों को, 2 देशों को आसियान के अपने साथ जोड़ना, और उसके अलावा कितने आसियान के कई और देश हैं, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये सब भी क्वाड के चारों सदस्यों के साथ इनका भी बड़ा ही निकट सहयोग का रिश्ता रहा है। तो इनको जोड़ना और इनको जोड़ करके बात करने का मतलब ये है कि क्वाड को और विस्तृत करना, और ख़ास तौर से तब जब इंडोनेशिया ने, आपको याद होगा कि पहले इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए अपनी नीति घोषित की थी, इंडोनेशिया पहला देश था। ऐसे में क्वाड के साथ इसको जोड़ना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये दिखाता है कि क्वाड अब धीरे धीरे और बड़ा आकार ले रहा है। एक चीज़ और मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, बहुत रुचिकर बात है कि पैरा 10 में जहाँ टेररिज्म की बात की गई है, मेरे ख्याल से पहली बार बड़े स्पष्ट रूप से मुंबई और पठानकोट पर हुए हमलों की बात की गई, नाम लेकर के इन शहरों का, जिसका साफ मतलब है कि क्वाड के बाकी सारे सदस्य देश जो हैं, बाकी 3 देश इस मामले पर भारत के साथ एक मत कि ये हमले हुए और ये हमले भारत पर किए गए ऐसे देश द्वारा जो आतंकवाद को न सिर्फ जन्म देता है, प्रशिक्षित करता है, बल्कि उसका निर्यात भी करता है। तो ये एक बहुत, मैं कहूँगा कि हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और मेरे ख्याल से शायद हमारे प्रयास, विदेश मंत्री का, विदेश मंत्रालय के प्रयासों का ही फल होगा कि ये स्पष्ट रूप से ये चीज़ बताई गई है। और आखिरी इसमें जो एक चीज़ और इसमें बताई गई है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के बारे पर सहयोग के बारे में बात की गई है, जो स्पेस के सहयोग के बारे में बात की गई। जैसे जनरल कटोच कह रहे थे कि स्पेस के सहयोग में फिर स्पेस से इंटेलिजेंस गैदरिंग, इमेजरी वगैरह की भी बात आ जाती है, जो कि हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है तथ्य,
क्योंकि चीन के साथ हमारे रिश्ते खराब ही रहे मैं हैं। चीन के मुद्दे पे आऊंगा, लेकिन एक यहाँ पर क्योंकि क्वाड की व्यवस्था में भारत के लिए क्या संभावनाएं आप देखते हैं? जो ये व्यवस्था है उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारत के लिए कई संभावनाएं हैं। एक तो सबसे बड़ा जो है कि स्वच्छ ऊर्जा की बात है। हम सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़े हैं और कई विश्व के कई देशों को हम मदद करने की स्थिति में हैं। फिर मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन के मामले में हम काफ़ी आगे हैं, इसमें हम उनकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और जो हमारे प्रोग्राम हैं, जैसे किसानों को सहायता, स्वच्छ जल, पेयजल की योजना, ये सब भी जो हैं शायद रिप्लिकेट किए जा सकते हैं, या घर घर स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमा वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं हम शायद क्वाड के माध्यम से और G20 के माध्यम से ही विश्व के जो ग्लोबल साउथ कहते हैं उसमें हम इसको अंगीकृत करा सकते। जाहिर सी बात है, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, आतंकवाद की बात हो, या फिर बात स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे टेक्नोलॉजी की बात हो, उस पर भारत का एक जोर वैश्विक स्तर पर सामूहिकता के साथ रहा है। लेकिन पथिक जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है, चीन को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बातों ही बातों में बहुत कुछ कह भी दिया गया। कूटनीति की अपनी भाषा होती है। जापान के विदेश मंत्री जी ने यह कहा कि क्वाड सैन्य समूह नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ बातें कही हैं, जो कहा है कि जब तक चीन अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानून का पालन करता रहेगा तो चीन और क्वाड के बीच कोई विवाद का मुद्दा नहीं होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो संयुक्त वक्तव्य में देखने को मिलती है, उसमें एक बात कही गई है कि कर्ज देकर देशों को जाल में फंसाने का मुद्दा भी वक्तव्य में उठा है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? ये जो डेट क्राइसिस है ना, इसके लिए कुछ हद तक चाइना का तो जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ चाइना का नहीं है, इसमें वेस्ट का भी एक जिम्मेदारी है। मैं पहली चीज़ तो ये है कि ये जितने सारे देश है, इसमें आज इनकी उधारी जितनी बढ़ गई है, ये क्यों हुआ? एक तो पैंडेमिक वाला इशू है, जिसके ऊपर जाहिर है कि किसी ने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया नहीं और उतना इंटरेस्ट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दिखाया नहीं था आफ्टर ही केम टू पावर। दूसरी चीज़ है, ये जो सैंक्शंस का कल्चर है, जब यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुआ, यहीं पे प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। लड़ाई होती है, लड़ाई एक लगता है कि लड़ाई करना एक एंड ऑब्जेक्टिव है। इसमें मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस है जिनको बेनिफिट होता है, कुछ वॉर इकोनॉमीज है जिनको बेनिफिट होता है। लड़ाई होता है, फिर सैंक्शन लगाया जाता है और सैंक्शंस आपको मानना पड़ता है मजबूरी में। बहुत सारे देश मान लेते हैं, इंडिया ने माना नहीं। इसी वजह से इंडिया इस इतने प्रॉब्लम के बावजूद 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ। और ये जो सैंक्शंस की वजह से तेल का कीमत बढ़ जाता है, कोयला का कीमत बढ़ जाता है, बहुत सारे चीज़ों का कीमत बढ़ जाता है। जो छोटे छोटे देश है, ये इसके वजह से ये क्या होता है, उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होता है। जब इंपोर्ट करता है वो उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है, जैसे श्रीलंका में हुआ। और वो ऐसा जब सिचुएशन होता है, तब ना चीन आगे आता है, ना जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो आता है, ना जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है वो आगे आता है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा, और G20 का एक अहम मुद्दा ये भी है कि रिस्पॉन्ड, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट, रिफॉर्म। ये जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है उसमें रिफॉर्म की जरूरत है। सैंक्शंस लगाया जाता है जिसमें कोई डेवलपिंग कंट्रीज, ग्लोबल साउथ के जो 120 कंट्रीज है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का एक समिट 2023 के जनवरी में हुआ, जिसमें इनॉग्रल स्पीच प्राइम मिनिस्टर ने दिया। कोई इनका सुनता नहीं है, ये जितने डेवलपिंग कंट्रीज है ग्लोबल साउथ के, लेकिन ये सबसे ज्यादा इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज है, कौन सा देश आया था श्रीलंका को बचाने, और उस टाइम इंडिया आया था? कोई नहीं आया था। ना यूनाइटेड स्टेट्स आया था, ना IMF आया था, ना वर्ल्ड बैंक आया था। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाइना ने तो मुंह कर दिया। चाइना तो पाकिस्तान को भी हेल्प नहीं कर रहा है, हालांकि पाकिस्तान को हेल्प करना नहीं चाहिए, लेकिन चाइना और पाकिस्तान जो कहता है कि एक दूसरे के बहुत ज्यादा दोस्त है, ना श्रीलंका को हेल्प किया, ना पाकिस्तान को हेल्प किया, और पूरा जो अफ्रीका है पूरा एकदम कर्ज में डूब गया है। तो एक डेट मिटिगेशन सिस्टम और आर्किटेक्चर करना बहुत जरूरी है। और इसमें सिर्फ चाइना वाला इशू नहीं है, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, इसमें फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी इन द स्ट्रक्चर, ये इसके बारे में निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा था रिसेंटली जब वो G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स के मीटिंग हुए थे। बहुत बहुत अहम है। आज हिंदुस्तान ये जो उभर के आया है एज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, दो चीजों की वजह से। पहली चीज है, हमने सैंक्शंस नहीं माने, हमने तेल लिया रशिया से, हमने बहुत सारे दूसरी चीजें, उसमें बहुत हजारों करोड़ का हम लोगों ने बचत किया। जो उनके तरफ सैंक्शंस को मान लेते तो हमारा हाल भी आज बहुत बुरा होता।
दूसरी चीज है इंडिया का जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, हमने हमेशा मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की नहीं सुने, हमने अपना रिफॉर्म प्रोसेस तैयार किया, तो ये एक इशू है। दूसरी चीज है, हाँ, चाइना वाला इशू, देखिए एक G20 का समिट चल रहा है, वहां पे सब फॉरेन मिनिस्टर्स और अदर डेलीगेट्स है, चाइना का नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन चाइना एक इशू है, ये जो वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड होता है ना जी, आप किसी देश में एक्सपोर्ट करते हो, बिल्कुल और वो पथिकर देश जी, अचानक आप क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करके रह रहे हो, जी, तो अचानक आपके जी, खिलाफ कोई action जाहिर ले सी लेता बात है, तो जाहिर आप सी कुछ बात नहीं है पथिकर जी, जो कुछ देशों की विस्तारवादी सोच है या दुनिया पे राज करने की जो सोच है, कहीं ना कहीं वो भी एक मुद्दा बनती है और उस मुद्दे के चलते विवाद भी खड़े होते हैं। लेकिन चूंकि मामला भारत में विदेश मंत्रियों की, क्वाड के सदस्य देशों की बैठक का है, G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक का है, तो दुनिया के सामने स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, बुनियादी ढांचे, अक्षय ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे आज हैं और भारत चाहता है इन मुद्दों पर सभी दुनिया के देश मिलकर काम करें ताकि मानवता का कल्याण हो। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।